अब मुझे समझ आया कि भारतीय इतने प्रेरणादायक क्यों होते हैं। एक अमेरिकी महिला अस्पताल से छुट्टी मिलते समय बादलों से रहित साफ आसमान की ओर देखते हुए अनजाने में ही खुद से बुदबुदाने लगी। कुछ समय पहले तक उसने जीवित रहने की उम्मीद तक खो दी थी, लेकिन अस्पताल में उसकी मुलाकात एक भारतीय व्यक्ति से हुई, जिसके बाद उसे लगा कि थोड़ा और जी लेने में कोई बुराई नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? वह कौन सी घटना थी जिसने उसे बदल दिया? आइए उसके द्वारा हाल ही में शुरू किए गए सोशल मीडिया पर लिखे गए शब्दों के माध्यम से इसकी गहराई में चलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एलिस है। मैं 22 साल की हूं और मेरा जन्म अमेरिका में हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं अपने बारे में लिखूंगी और इसे पूरी दुनिया के सामने साझा करूंगी, लेकिन अब मेरा दिल अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोने की इच्छा से भरा हुआ है। मेरा जीवन मात्र आधा महीना पहले पूरी तरह बदल गया। वह जगह अस्पताल थी। उस दिन अपने जीवन को समाप्त करने की मूर्खतापूर्ण कोशिश करने के बाद मैं अस्पताल के बिस्तर पर जागी। मेरे सामने एक श्वेत पुरुष, डॉक्टर और कुछ नर्सें मुझे देख रहे थे। उनके पीछे से मेरी मां के सुबकने की आवाज और पिता के शुक्र है कहने की आवाज आ रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश रही, लेकिन जागने के बाद मुझे बुरा महसूस नहीं हो रहा था। मेरी चेतना आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट थी। मैंने डरते सहमे अपने शरीर को हिलाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। एकमात्र निराशा इस बात की थी कि मेरी योजना विफल हो गई थी। लगभग 30 मिनट बाद डॉक्टरों की जांच पूरी हुई। संक्षिप्त परामर्श के बाद डॉक्टर और नर्सें कमरे से बाहर चले गए। मेरे माता पिता भी उनके पीछे पीछे बाहर निकल गए। अकेले रह जाने पर मैंने एक गहरी सांस ली और छत की ओर देखने लगी। क्या तुम ठीक हो? अचानक किसी ने मुझसे बात की। मैं इतनी डर गई कि लगभग चीख पड़ी। मैंने आवाज की दिशा में देखा। वहां लगभग 50 वर्ष के एक भारतीय डॉक्टर खड़े थे। उनके सीने पर लगे नेम प्लेट पर शर्मा लिखा था। उनके उपनाम से मैंने अनुमान लगाया कि वे भारतीय हैं। मैंने धीरे से अंग्रेजी में पूछा, क्या कुछ और काम है? मेरी उम्मीद के विपरीत डॉ. शर्मा ने धारा प्रवाह अंग्रेजी में उत्तर दिया, मैंने तुम्हें इतनी शांति से सोते हुए देखा। तुम्हारा चेहरा सोते समय इतना सुंदर लग रहा था कि उस समय मुझे लगा कि तुम्हें इसी तरह शांति से चले जाने देना चाहिए। तुम निश्चित रूप से बहुत दर्द से गुजरी होगी। मैं इस बात को लेकर असमंजस में था कि तुम्हें जगाना तुम्हारे लिए वास्तव में खुशी की बात होगी या नहीं, लेकिन हम डॉक्टर हैं, हम तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते। मुझे माफ करना। डॉ. शर्मा मेरे कमरे के उपकरणों की जांच करते हुए यह कह रहे थे और उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उस समय मेरे मन में कई सवाल थे। सिर्फ यही डॉक्टर कमरे में क्यों रुके हैं? उनका विभाग क्या है? उनका उन डॉक्टरों से क्या संबंध है जो अभी बाहर गए? लेकिन जब उन्होंने कहा कि मेरा सोता हुआ चेहरा सुंदर है, तो मुझे मन ही मन एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। मैं एक विचित्र भावना के साथ उनकी बातें सुन रही थी। उपकरणों की सेटिंग्स की जांच करने के बाद डॉ. शर्मा मेरे बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठ गए और मुझे गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने अपना व्यवहार बदला, मुस्कान समेटी और एक गंभीर चेहरे के साथ मुझसे कहा, जीवित रहो। अभी कुछ देर पहले का उनका मजाकिया व्यवहार एक डॉक्टर जैसा नहीं लग दे रहा था, लेकिन अब उसी गंभीर चेहरे के साथ कहे गए इन शब्दों ने मेरे दिल को गहराई तक भेद दिया। पता नहीं उन्होंने मेरे भावों को भांप लिया था या नहीं। डॉ. शर्मा ने तुरंत एक कोमल लेकिन गंभीर स्वर में बात जारी रखी, मैं यह बात आसानी से नहीं कह सकता कि तुम्हें जीवन इतनी आसानी से खत्म नहीं करना चाहिए। तुम निश्चित रूप से कई चीजों से गुजरी होगी। तुम्हारे मन में कई विचार होंगे। तुमने बहुत तुम्हें जानकर रहे कई ये जान का नाम से गुजरी होगी। तुम्हारे कोई बात में संघर्ष किया है, बहुत दर्द सहा है, तुमने बहुत मेहनत की है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक डॉक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर जो तुमसे मिला है, मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो। डॉ. शर्मा ने यह कहकर फिर से वही सौम्य मुस्कान दी। हम एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें शर्माते हुए खड़ा होते देख मेरी आंखों से बिना जाने आंसू बहने लगे। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्यों रो रही थी। न तो यह दर्द था और न ही खुशी, लेकिन आंसू रुकना नहीं रहे थे। अगर कहना ही हो तो वह सुकून की भावना थी। कोई व्यक्ति जो आपके ही स्तर पर खड़ा होकर चुपचाप आपके साथ हो, वह सुकून देता है। जब मैं रो रही थी, डॉ. शर्मा ने एक शब्द भी नहीं कहा। वे बस खिड़की के बाहर देखते रहे। उन्होंने न मुझे सांत्वना दी, न ही कोई उपदेश दिया। वे बस चुपचाप वहां खड़े होकर खिड़की देखते रहे। यह एक अजीब सा व्यवहार था, लेकिन पता नहीं क्यों डॉ. शर्मा के उस कृत्य ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। मेरे बारे में उनकी वह चिंता और देखभाल ने मुझे बहुत खुशी दी। अगले दिन से मैं कुछ समय के लिए अस्पताल में ही रही। मेरे माता पिता काम पर जाते थे, इसलिए मुझे अस्पताल में छोड़ना
उनके लिए भी राहत की बात थी। हालांकि मैं अभी भी सक्रिय रूप से जीने के बारे में नहीं सोच पा रही थी, लेकिन अब मैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए भी उत्सुक नहीं थी। उस समय मैं बस शक्तिहीन महसूस कर रही थी, कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी। यही मेरी वास्तविक स्थिति थी। इस वजह से मैं अस्पताल में रहकर खुश थी, जहां मैं हर दिन बिना कुछ किए बिता सकती थी। भले ही मैं चुपचाप समय बिताना चाहती थी। डॉक्टर दिन में कई बार आते थे और नर्सें भी बार बार हालचाल पूछती थीं। मुझे पता था कि यह सराहनीय है, लेकिन सच कहूं तो मैं थोड़ा ऊब गई थी। हालांकि मुझे एक नया मनोरंजन मिल गया था, यह पता लगाना कि डॉक्टरों की टीम में डॉ. शर्मा का पद क्या है। वे मेरे मुख्य डॉक्टर नहीं थे। टीम में वे सबसे वरिष्ठ लग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि बाकी सब उनका बहुत सम्मान करते हों। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि डॉक्टर और नर्सें उन्हें संशय की नजरों से देख रहे। फिर भी उन्हें इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। वे हमेशा एक प्रसन्न मुद्रा में डॉक्टरों के पीछे चलते रहते थे। इसी बीच जब नर्सें अपने काम में व्यस्त होतीं, डॉ. शर्मा अकेले ही धीरे धीरे मेरे कमरे में आने लगे। शुरू में मुझे लगा फिर आ गए और मैं थोड़ा चिढ़ गई, लेकिन धीरे धीरे मैं उनके आने का इंतजार करने लगी। डॉ. शर्मा मेरे कमरे में आकर कुछ खास नहीं करते थे। बस कल क्या हुआ, कौन सा टीवी शो अच्छा है, ऐसी ही मामूली बातें करते थे। एक भारतीय डॉक्टर अमेरिका के अस्पताल में क्यों काम कर रहा है, क्या उनके पास अपने मरीज नहीं हैं जो वे सारा दिन मेरे कमरे में बिताते हैं, ऐसी कई रहस्यमयी बातें थीं। लेकिन डॉ. शर्मा को बार बार आते देखना और उनकी हंसती मुस्कुराती बातें सुनना मेरे लिए खुशी का समय बन गया था। मैं भी उन्हें खुश करने के लिए अपनी ओर से बातें करने की कोशिश करती थी। अस्पताल में चौथे दिन मेरे मुख्य डॉक्टर ने बताया कि कल मुझे छुट्टी मिल जाएगी। सच कहूं तो मुझे अब भी कमजोरी महसूस हो रही थी और ऐसा नहीं लगा था कि कोई नाटकीय सुधार हुआ है। बस चीजें और खराब नहीं हुई थीं, यही मेरी भावना थी। उस शाम मैंने अपने माता पिता द्वारा लाई गई पत्रिकाओं, जिन्हें मैंने एक बार भी नहीं खोला था, को बैग में रखा और अपने टैबलेट पर इंटरनेट वीडियो देखने लगी। छुट्टी मुबारक हो। डॉ. शर्मा हमेशा की तरह मुस्कान के साथ अंदर आए। शुक्रिया, मैंने उत्तर दिया और टैबलेट बैग में रखने लगी। लेकिन डॉ. शर्मा ने पहली बार किसी चीज में दिलचस्पी दिखाई। क्या मैं तुम्हारा टैबलेट थोड़ी देर के लिए ले सकता हूं? हमारे बीच हमेशा मामूली बातें होती थीं, इसलिए उनका टैबलेट में रुचि लेना आश्चर्यजनक था। जी बिल्कुल, मैंने उन्हें की नाम को टैबलेट थमा दिया। डॉ. शर्मा ने वीडियो साइट पर कुछ सर्च करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे टैबलेट लौटाते हुए कहा, मुझे यह वीडियो बहुत पसंद है। यह भारत का एक गाना है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम इसे सुनोगी? मैंने वीडियो देखा, उसमें एक साथ लगता है। मैंने वीडियो देखा, बिहार है। सुंदर और युवा भारतीय महिला खड़ी थी। उसने हेडफोन पहने हुए थे और स्ट्रेचिंग कर रही थी। उसे देखकर मुझे भी तनाव महसूस हुआ। वह माइक के सामने आई, अपना गला साफ किया और शुरू करने का संकेत दिया। पियानो के लंबे संगीत के बाद उसने बहुत ही कोमलता से गाना शुरू किया। उसकी आवाज गहराई और प्रभाव से भरी हुई थी। मैं तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गई। मैं स्क्रीन पर चल रहे अंग्रेजी अनुवाद को देख रही थी। शुरुआत के प्रभावशाली शब्दों ने ही मुझे चौंका दिया। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह गाना उसी विषय पर था जो मैंने कुछ दिन पहले किया था, आत्महत्या का प्रयास। गाने का विषय जानकर मुझे क्षण भर के लिए गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने खुद से कहा कि डॉ. शर्मा जो हमेशा मजाक करते हैं, अगर उन्होंने यह सुनने को कहा है तो जरूर कोई वजह होगी। 1-2 मिनट सुनने के बाद ही मैं उस भारतीय गायिका की अभिव्यक्ति की शक्ति के सामने नतमस्तक हो गई। आत्मा को झकझोर देने वाली उस आवाज ने मेरे दिल को पकड़ा है लिया था। इसके अलावा उसके बोल मुझे गहराई से खींच रहे थे। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान उन छोटी चीजों की वजह से टूट जाता है जिन्हें कोई और नोटिस नहीं करता। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मुझे लगा कि मेरी भावनाओं को शायद कोई नहीं समझ पाएगा और मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन आसपास के लोग आसानी से कह देते हैं, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, ऐसी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। मुझे पता है कि उनका इरादा बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान एक कमजोर जीव है जो तुच्छ बातों की वजह से खुद को खो देता है और हार मान लेता है। डॉ. शर्मा ने मुझे जो गाना सुनाया वह शायद यही संदेश दे रहा था। गायिका की अद्भुत आवाज में वे शब्द अपार ऊर्जा से भरे थे। आजकल जैसा ही है, अगर कल को बदलना है तो आज को बदलना होगा। वह पंक्ति मानो मुझसे बात कर रही थी। मुझे निराशा महसूस था हुई। मैंने मन ही मन गायिका के साथ चिल्लाकर कहा, मुझे पता है, दिन ब दिन दैनिक जीवन के प्रवाह में बहते हुए, हर दिन संघर्ष करते हुए कि कल जरूर बेहतर होगा। मैंने इसी तरह कई साल बिताए थे। हर बार जब मैं खड़ा होना चाहती थी,
मुझे निराशा ही हाथ लगती थी। मैंने वीडियो को बार बार मुंदे माशा था पीछे करके उसके अर्थ को समझा। अनजाने में ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उससे ज्यादा मैं आगे का गाना सुनना चाहती थी, उसे महसूस करना चाहती थी। मैंने सुनना जारी रखा। तुम इस निराशा से कैसे निपटोगे? भले ही मैंने गलत कदम उठाया था, लेकिन उसके गाने में जो सवाल था कि मैं अब क्या करूं, मैं दूसरों के भविष्य की चिंता करने जैसी भावना के साथ उसे सुन रही थी। दमन और निराशा के बीच पात्र धीरे धीरे भविष्य के प्रति आशान्वित होने लगा। वह भावना मुझ तक पहुंची। मेरा निराशा मन जटिल था। ईर्ष्या भी थी कि मैं वैसी उम्मीद क्यों नहीं कर पाई, और एक चाहत भी थी कि काश वह फिर से खड़ी हो पाए। मैं बहुत ही जटिल मन के साथ सुन रही थी, लेकिन पता नहीं कब मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऊपर से खुद को देख रही हूं। मैं भी इस व्यक्ति जैसी ही हूं। अस्पताल आने पर डॉ शर्मा से मुझे जो सुकून मिला था, वही सुकून मुझे इस गाने के पात्र में भी महसूस हुआ। हमारी भावनाएं एक जैसी थीं। गाने के अंत में पात्र ने जीवन में रोशनी देखी। उसे ऐसे लोग मिले जिन पर विश्वास किया जा सके। उसे मानवीय संवेदनाओं की गर्माहट का पता चला और वह जीवन का आनंद लेने के लिए सकारात्मक हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर से एक बोझ हट गया है, लेकिन साथ ही मुझे पता था कि वास्तविकता इतनी आसान नहीं होती। खुशी और उदासी के मिले जुले भावों के साथ उस भारतीय गायिका की रूह कंपा देने वाली आवाज़ ने मेरे दिल को पूरी तरह जीत लिया था। जब गाना खत्म हुआ, मैं फूट फूट कर रो रही थी। जब मैं शांत हुई, डॉ शर्मा ने मुझसे कहा, मैं संकोच कर रहा था कि यह वीडियो तुम्हें दिखाऊं या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें प्रोत्साहित करना चाहता था। मुझे पता है कि तुम इसलिए परेशान और दुखी हो क्योंकि तुम्हें कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने बहुत बातें की। वीजा डॉ शर्मा ने एक गहरी सांस ली। मैंने उनकी ओर देखा। वे अपने सामान्य अंदाज में नहीं थे, उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे पता है कि तुम बहुत दयालु हो, लेकिन दयालु होना बहुत कठिन है ना? दया काइंडनेस एक तरंग की तरह होती है। तुम्हारी दया शायद केवल उन्हीं तक पहुंच पाती है जिनकी तरंगें तुमसे मिलती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दयालु नहीं हो। जो तुम्हारी कोमलता को महसूस नहीं कर पाते, वे तुम्हें ठंडा या रूखा कह सकते हैं। यह कठिन है, लेकिन एलिस, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हारी वह अच्छाई मुझ तक पहुंची है। मैं चाहता हूं कि तुम यह बात याद रखो। आंसू बहाते डॉ शर्मा ने उन्हें पोंछा भी नहीं और मुझसे अपनी बात कहते रहे। मुझे सच में बहुत खुशी हुई। डॉ शर्मा का दिल हमेशा मेरे साथ था। मेरे दृष्टिकोण से सोचने वाले डॉ शर्मा ने मुझे अंदर तक शांत कर दिया था। लेकिन वास्तविकता इतनी कोमल नहीं होती, यह भी सच है। दुख की बात यह है कि केवल दयालुता से कुछ हल नहीं होता। गाने का पात्र महान है, बोल भी अच्छे हैं, लेकिन आखिर वह काल्पनिक ही तो है। वास्तविकता इतनी मासूम नहीं होती। मैंने यह कहते हुए डॉ शर्मा को खुद से दूर करने की कोशिश की। क्या यह भारतीय महिला ही इस गाने की लेखिका है? मैंने पूछा। डॉ शर्मा ने सिर हिलाकर मना किया। तो क्या यह सिर्फ किसी और की बनाई काल्पनिक कहानी पर प्रदर्शन कर रही है? मैंने खुद को ऐसा व्यवहार करते देख नफरत महसूस की, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे आसानी से समझ लेने का दावा करे। यह करे नाम से लगाना है। भारतीय गायिका डॉ शर्मा ने हार नहीं मानी और कहना जारी रखा, इसका नाम अनन्या है। कुछ साल पहले एक शूटिंग के दौरान इसके साथ एक भयानक दुर्घटना हुई थी। सरल शब्दों में कहें तो उसके शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा बुरी तरह जल गया था। अपने करियर के साथ शिखर पर रहने वाली एक कलाकार के लिए यह जानलेवा झटका था। इसके बावजूद उसने अत्यंत दर्दनाक पुनर्वसन, रिहैबिलिटेशन और कई सर्जरी के बाद जनता के सामने लौटने का साहस किया। उस समय कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या वह फिर से प्रदर्शन कर पाएगी। यहां तक कि कई लोग उसे दया की नजरों से देखते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लंबे समय तक दर्द में रही, यहां तक कि उसने भी ओझल हो जाने मरने के बारे में सोचा था। वीडियो देखकर मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह ऐसे दौर से गुजरी होगी। अनन्या का प्रदर्शन इतना प्रभावशाली था, डॉ शर्मा ने आगे बताया। उसने एक बार अपनी सभी गतिविधियां रोक दी थीं, लेकिन अंततः वह मंच पर लौटी। क्या उसके घाव अब ठीक हैं? मैंने उम्मीद के साथ पूछा। डॉ शर्मा ने दुख के साथ नकारा। नहीं, वह अपने शरीर और मन पर चोटों के निशान लिए हुए मंच पर लौटी। उस समय उसने यह ठान लिया था कि कोई और क्या सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरा गाना एक भी व्यक्ति को ताकत दे सके तो उतना ही काफी है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ वह मंच पर आई और अपनी कहानी साझा की, जैसा कि इस गाने में है। जब उसे यह गाना मिला तो उसने अपनी पीड़ा को इन बोलों के साथ जोड़ लिया और इसे गाने का फैसला किया ताकि दूसरों तक यह भावना पहुंचा सके। शर्मा ने अपनी आंखें पोंछीं।
शायद अनन्या का अनुभव बिल्कुल तुम्हारे जैसा न हो, लेकिन मुझे लगता है कि वह भी गाने के पात्र की तरह एक डॉन किशोट, एक अकेला योद्धा की तरह खड़ी हुई। एलिस, तुम अभी शायद अकेले लड़ रही एक डॉन किशोट हो, लेकिन दुनिया में ऐसे कई योद्धा हैं। डॉ शर्मा ने मुझे वीडियो का कमेंट सेक्शन दिखाया। मैं चाहता हूं कि तुम ये कमेंट्स पढ़ो। यहां दुनिया भर के अकेले डॉन किशोट मौजूद हैं। मैं एक ऐसी दुनिया की आशा करता हूं जहां तुम्हारे जैसे लोग जीवित रहें। अनन्या ने भी यही कहा है, और इस कमेंट से साथ में लगातार कर सेक्शन में बहुत से लोग हैं जो वैसी उम्मीद जगाते हैं। हर कोई, भले ही अकेला हो, लेकिन यहाँ सब बेहतरीन साथी हैं। कल से कृपया इन साथियों के बारे में सोचते हुए दुनिया से उम्मीद रखना, ठीक है? अंत में डॉ शर्मा ने उसी गंभीर चेहरे के साथ मुझसे बात की जैसा उन्होंने मेरे अस्पताल आने के पहले दिन किया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे कमेंट्स पढ़े। जैसा कि डॉ शर्मा ने कहा था, वहां कई साथी थे। मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुद ही अनन्या को दूसरी तरफ का व्यक्ति मानकर एक लेबल लगा दिया था। मैं चिल्लाती रहती थी कि लोग मुझे लेबल न दें, लेकिन असल में मैं खुद दूसरों को लेबल दे रही थी। डॉ शर्मा ने मुझे इस छोटी सी बात का एहसास कराया। अगले दिन माता पिता मुझे लेने आए और मैं घर चली गई। आखिर डॉ शर्मा किस विभाग के डॉक्टर थे और वे क्या करते थे? मैं कुछ भी जाने बिना उनसे विदा हो गई। मैंने जानबूझकर नहीं पूछा। मुझे लगा कि रहस्यमयी भारतीय डॉक्टर शर्मा के रूप में ही उन्हें याद रखना ज्यादा दिलचस्प है। वे मेरे मुख्य डॉक्टर शर्मा काफी परीक्षा के लिए खालियां नहीं थे। उपकरणों की जांच के अलावा उन्होंने कोई औपचारिक चिकित्सा नहीं की थी, लेकिन वास्तव में मुझे ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत डॉ शर्मा ने ही की थी। मेडिकल रिकॉर्ड में शायद उनका नाम न हो, लेकिन मेरे जीवन के मुख्य डॉक्टर वही भारतीय डॉक्टर शर्मा थे। उसके बाद से मैं बार बार अनन्या के वीडियो देखती हूं। कमेंट सेक्शन में मौजूद उन डॉन किशोट साथियों से मुझे हिम्मत मिलती है। हाँ, मेरा अब एक छोटा सा सपना भी है, एक दिन भारत जाकर अनन्या का कॉन्सर्ट देखना। मैं हर दिन इस उम्मीद के साथ बिताती हूं, और एक सपना यह भी है कि डॉ शर्मा के साथ बैठकर वह कॉन्सर्ट देखूं। क्योंकि डॉ शर्मा जाएंगे, इसलिए मैंने उन्हें यह नहीं बताया, लेकिन मैं एक ऐसी दुनिया की उम्मीद करती हूं जहां डॉ शर्मा जैसे लोग जीवित रहें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हो सके तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मुझे खुशी होगी। अनन्या के गाने से साहस पाकर और जीने की वजह ढूंढने वाली एलिस के संदेश या किसी अन्य विषय पर चर्चा के लिए कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें।